हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक क्लासेस। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग सिविल फाइनल ईयर में। तो सिविल फाइनल ईयर में इस साल से नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है जिसमें आपको ड्राइंग भी है और थ्योरी भी है। तो आज ड्राइंग के बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो ड्राइंग में खैर इसमें कुछ ज़्यादा सिलेबस नहीं है, सिलेबस छोटा सा है। पहले सिलेबस डिस्कस कर लें, उसके बाद मैं इसके चैप्टर 1 रूफ ट्रस के बारे में थोड़ी बात करूँगा। तो ड्राइंग में जो कंटेंट है वो है, पहला है रूफ ट्रस ड्राइंग 1, ड्राइंग ऑफ फिंक रूफ ट्रस विद डिटेल्स ऑफ जॉइंट्स, फिक्सिंग डिटेल्स ऑफ पर्लिन एंड रूफ शीट्स। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि अभी आपको यहाँ पर फिंक ट्रस बनाने का सीखना है। ठीक है, और फिंक ट्रस किस तरह से बनती है, फिंक ट्रस के जॉइंट्स किस प्रकार के होते हैं, रूफ शीट्स किस प्रकार की लगती हैं, ये सब चीज़ें हैं इसमें। ये इसकी ड्राइंग 1 है। ड्राइंग 2 है इसकी कॉलम एंड कॉलम बेसिस, ड्राइंग ऑफ स्प्लाइसिंग ऑफ स्टील कॉलम, ड्राइंग ऑफ स्लैब बेस, गजेट बेस, ग्रिलेज बेस फॉर सिंगल सेक्शन कॉलम। इसकी आपकी एक शीट बनेगी। इसके बाद है ड्राइंग नंबर 3, कॉलम बीम कनेक्शन, सील्ड एंड फ्रेम्ड बीम टू बीम कनेक्शन और सील्ड एंड फ्रेम बीम और कॉलम कनेक्शन। ठीक है, इसकी भी 1-2 शीट्स बनेंगी इसमें। ड्राइंग नंबर 4 है आपकी प्लेट गर्डर बोल्टेड। ठीक है, प्लेट गर्डर बोल्टेड में प्लेन एंड एलिवेशन ऑफ प्लेट गर्डर विद डिटेल्स एंड सपोर्ट एंड कनेक्शन, स्टिफनेस, फ्लैंज एंगल, कवर प्लेट विद वेब हाईलाइटिंग, कर्टेलमेंट ऑफ प्लेट्स। और आपकी ड्राइंग 5 है ड्रॉ एटलीस्ट 1 शीट ऑफ कैड सॉफ्टवेयर। तो अब इन शॉर्ट में आपको बताऊं तो जो लास्ट वाली ड्राइंग है वो तो खैर कैड में आपको वैसे भी पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें भी कवर हो रहा है ये। और जो बाकी का पार्ट है उसमें सिर्फ 4 ही हैं ड्राइंग शीट्स, और कुल टोटल आपकी ओवरऑल शीट्स 6 के आसपास बनेंगी इसमें। तो इसका सिलेबस मैं बहुत जल्दी आपका और बहुत सही से करा दूंगा। तो जो पहला है रूफ ट्रस, आज उसके बारे में बात कर लें। रूफ ट्रस, देखिए रूफ ट्रस होता क्या है पहले तो ये जानना ज़रूरी है। मैंने अब देखा है ये चीज़, मेरी भी रियलाइजेशन से, कि ड्राइंग में सीधे ड्राइंग बनाने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे आपको, जो डायरेक्टली ड्राइंग बना देंगे आपकी। ये क्वेश्चन लिख देंगे, क्वेश्चन के हिसाब से ड्राइंग बना देंगे, पर हम वो नहीं करेंगे। पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको ड्राइंग बना के भी दिखाऊंगा कि आपको ड्राइंग किस तरीके से इसकी बनानी है। ठीक है, सबसे पहले ट्रस होता क्या है, जैसा कि आपने इससे पहले भी पढ़ा होगा सेकेंड ईयर में भी, कि ट्रस क्या क्यों काम आती है, ट्रस के बारे में क्या चीज़ें दिक्कत है, फिंग ट्रस किसे कहते हैं, फिंग ट्रस कितने टाइप्स की होती हैं, इस बारे में थोड़ा एक शॉर्ट डिस्कशन करते हैं। उसके बाद में ड्राइंग को भी आज ही पूरा करूँगा। ठीक है, छत या रूफ ट्रस को हम कैंची भी कहते हैं। ठीक है, तो ढालू छत बनाने के लिए लकड़ी या इस्पात के विभिन्न खंडों व अवयवों को जोड़कर एक त्रिभुजाकार फ्रेम बनाया जाता है, जिसे ट्रस कहते हैं। ठीक है, ट्रस का बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। इस तरीके का जो ट्रायंगुलर शेप का स्ट्रक्चर होता है इसको ट्रस कहते हैं। ठीक है, अब ये सिंपल ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर रुक नहीं सकता, क्योंकि जब ऊपर से लोड आएगा तो ये बाहर की तरफ को फैलने की टेंडेंसी रखेगा। तो इसको रोकने के लिए इसमें और कंप्रेशन और टेंशन मेंबर्स लगाए जाते हैं, जो कि इसको और सपोर्ट करके रोकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ट्रस का पहला पॉइंट। दूसरा, कैंची की संरचना इस प्रकार होती है कि इसके अवयवों में केवल अनुदैर्ध्य या अक्षीय प्रतिबल उत्पन्न होते हैं। ये खास बात है, इसमें किसी भी प्रकार का बेंडिंग या फिर टॉर्शन नहीं आना चाहिए। ठीक है, बेंडिंग यानी कि आघूर्ण नहीं आना चाहिए। इसमें या तो बिल्कुल एक्सियली टेंसाइल फोर्सेस लगे या एक्सियली कंप्रेसिव फोर्सेस लगे, ये इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ट्रस का मेन कॉन्सेप्ट है कि ट्रस में बिल्कुल एक्सियली कंप्रेसिव या टेंसाइल फोर्सेस लगते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की बेंडिंग नहीं आती। ठीक है, इसके बाद अगला है ढालू छतें हल्की, सस्ती तथा सीलन रहित होती हैं तथा अधिक लंबे पार्टों के लिए बहुत उपयुक्त हैं। इसके निर्माण में समय भी कम लगता है। बिल्कुल ढालू छतें या फिर कैंची या फिर ट्रस इसीलिए बनाई जाती हैं क्योंकि एक तो इनकी कॉस्ट कम है, दूसरा इनमें किसी प्रकार की नमी नहीं आती, क्योंकि अब तो क्या स्टील के ट्रसेस बनने लगे हैं, तो नमी आने का सवाल ही नहीं उठता। दूसरा, अगर आपके पास बहुत लंबा स्पैन है, ठीक है, तो बहुत लंबे स्पैन में आपको ट्रस ही बनानी पड़ेगी, नॉर्मल कन्वेंशनल स्लैब उसमें काम नहीं करेगी, क्योंकि इतनी लंबी स्लैब बनाने के लिए आपको सपोर्ट देने पड़ेंगे और इकोनॉमिकल नहीं रह जाएगा वो। दूसरा, उस पर लोड भी ज़्यादा होगा, तो लोड ज़्यादा होगा तो अनइकोनॉमिकल होने का एक और रीज़न बनेगा। इसीलिए आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन या बड़े हॉल्स के अंदर स्लैब छोड़ के ट्रस बनाई जाती है। ठीक है, इसके बाद अगला, इस्पात खंडों में सामान्य रूप से विभिन्न साइज़ों के एंगल प्रयोग किए जाते हैं। अब यहाँ देखिए स्टील स्ट्रक्चर जब आप इस बार पढ़ेंगे तो आपको मिलेंगे इक्वल एंगल और अनइक्वल एंगल। एंगल क्या होता है, इस तरीके का एल शेप का जो स्ट्रक्चरल मेंबर होता है उसको एंगल कहते हैं। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चरल मेंबर की एक खास बात है कि जो इसके एंगल हैं ये अनइक्वल भी हो सकते हैं और इक्वल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अनइक्वल एंगल कौन से होते हैं, जिसमें आपको एक लेग लंबा
और एक लेग छोटा होगा। साइज़ कुछ भी हो सकता है, ये एक्स होगा, ये वाई होगा। और इक्वल एंगल वो होंगे जिसमें दोनों लेग्स बराबर साइज़ के होंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से अलग अलग साइज़ के एंगल यूज़ किए जाते हैं ट्रस के अंदर। एक चीज़ इसमें और है कि जब हम ट्रस को बनाते हैं तो ट्रस में अनइक्वल एंगल्स के अलावा कभी कभी बॉक्स चैनल मतलब ऐसा सी शेप का सेक्शन होता है, सी शेप का सेक्शन होगा, उसका भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इस टाइप के सेक्शंस का यूज़ किया जाता है, आगे मैं इसको बताऊंगा। इसके बाद कैंची के ऊपर पर्लिन व प्रिंसिपल राफ्टर लगाए जाते हैं। पॉइंट नंबर 5, इनके ऊपर छत आवरण बिछा दिया जाता है। छत आवरण के रूप में टाइल, सीमेंट चादर, जस्सीकृत लोहे आदि का प्रयोग किया जाता है। इसमें पर्लिन, कॉमन राफ्टर, ये सब अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। राफ्टर दो टाइप के होते हैं, कॉमन राफ्टर और प्रिंसिपल राफ्टर। मैं आगे अभी इसके बारे में डिस्कस करूंगा कि किस टाइप से काम करते हैं, ठीक है। अवयवों में या तो अक्षीय संपीड़न उत्पन्न होता है, उन्हें संपीडांग, तथा जिनमें तान बल उत्पन्न होता है उसे तान अंग या टाई कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। देखिए इसमें दो टाइप के टर्म यूज़ होते हैं, एक टेंशन मेंबर और एक कंप्रेशन मेंबर, ठीक है। टेंशन मेंबर को हम आसान भाषा में टाई और जो कंप्रेशन मेंबर होते हैं उसको स्ट्रट कह देते हैं, ठीक है। इसको हम इस प्रकार से समझें कि जैसे हमने अगर कोई ट्रस बनाई तो उस ट्रस के अंदर कुछ ऐसे मेंबर्स या कुछ ऐसे उपांग होंगे या कुछ ऐसे पार्ट्स होंगे उसके, आसान भाषा में जैसे ट्रस है, ये ट्रस इस प्रकार से बनी तो इसमें कुछ मेंबर्स के ऊपर टेंशन आएगा, कुछ के ऊपर कंप्रेशन आएगा। तो जिनके ऊपर सिर्फ तनन बल या टेंशन आएगा उसे हम तनन उपांग या फिर टाई या फिर हम तान अवयव कहते हैं, ठीक है। और जिनके ऊपर कंप्रेशन या संपीड़न आएगा उसे संपीडांग या स्ट्रट कहते हैं, ठीक है। तो वो मेंबर्स अलग अलग होते हैं, उसको अभी हम क्लासीफाई कर लेंगे, जिनके ऊपर जो जैसा लोड आता है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ अलग अलग बात करते हैं, ठीक है। अगला है संपीडांग स्ट्रट की लंबाई कम रखी जाती है और तान अंग की लंबाई अधिक रखी जाती है। तान अंग की लंबाई 3 मीटर से अधिक नहीं रखनी चाहिए। देखिए स्ट्रट की लंबाई कम रखी जाती है क्योंकि स्ट्रट पर कंप्रेसिव फोर्सेस लगते हैं, ठीक है। अब अगर कंप्रेसिव फोर्सेस लग रहे हैं किसी मेंबर के ऊपर तो उसका मतलब ये है कि वो अंदर को दबने की टेंडेंसी रखेगा, और अगर दबने की टेंडेंसी रखेगा उस केस में अगर आप लेंथ लंबी कर देंगे तो यहाँ से बकल कर जाएगा, ठीक है, बाहर को ऐसा मुड़ जाएगा, ठीक। इसीलिए कंप्रेशन मेंबर्स की लेंथ कम रखी जाती है, ठीक। वहीं टेंशन मेंबर्स पर टेंसाइल फोर्सेज आते हैं। टेंशन मेंबर्स कुछ इस टाइप से होते हैं कि उनके ऊपर टेंसाइल फोर्सेज आते हैं, उनको दोनों तरफ से खींचा जाता है, ठीक है। तो इसमें आप लेंथ ज़्यादा रख सकते हैं पर उसकी भी है अधिकतम 3 मीटर लंबाई ही रखेंगे, ठीक है। इसके बाद कैंची के विभिन्न अंग आपस में एक दूसरे द्वारा गसट प्लेट की सहायता से जुड़े होते हैं। देखिए गसट प्लेट क्या होती है? गसट प्लेट एक स्टील की प्लेट है, 6 mm से लेकर 12 mm मोटी हो सकती है। तो गसट प्लेट एक प्लेट है बस, और कुछ नहीं, जिसके दोनों तरफ या किसी एक तरफ मेंबर्स को रिवेट या वेल्ड या बोल्ट द्वारा जोड़ा जाता है। तो ये गसट प्लेट एक बेस प्रदान करती है जिस पर दो मेंबर्स को आपस में जोड़ा जाता है, ठीक है, उसे कहते हैं गसट प्लेट। इसके बाद सिरे के जोड़ बनाने के लिए रिवेट, वेल्ड, बोल्ट आदि का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल, अगर आप एक मेंबर को दूसरे मेंबर से जोड़ना है तो किसी न किसी जोड़ने के माध्यम का प्रयोग होगा। वो कुछ भी हो सकता है, रिवेट हो सकती हैं, ठीक है, वेल्डिंग हो सकती है, बोल्ट कनेक्शन हो सकते हैं, कुछ भी इन तीनों में से कुछ भी आप प्रयोग कर सकते हैं। वो जैसा क्वेश्चन में स्पेसिफिकेशन दी होगी उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ की जाती है, ठीक है। इसके बाद ट्रस के काम क्या होते हैं, थोड़ा सा इस बारे में भी समझ लें। ढालू छतों में जब सुंदरता का ध्यान रखना हो तो कैंची हम कब यूज़ करते हैं? देखिए एक एस्थेटिक वैल्यू बहुत बड़ी चीज़ होती है। एस्थेटिक वैल्यू मतलब दिखने में सुंदर। तो जब आपको कोई एस्थेटिक वैल्यू का काम करना है तब भी हम ट्रस का प्रयोग करते हैं। ट्रस एक खुला सा लुक देती है और देखने में अच्छी लगती है, ठीक है, और आपके पास ऊपर हेड स्पेस भी ज़्यादा होता है, इसीलिए भी ट्रस का प्रयोग करते हैं, ठीक। दूसरा, जब पार्ट 6 मीटर से अधिक हो तथा स्वयं का भार कम हो। जब आपका पार्ट अधिक होगा और ऐसे में अगर आप एक कन्वेंशनल स्लैब बनाएंगे तो उसका वज़न काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो उस काफ़ी ज़्यादा वज़न को सहारने के लिए आपको नीचे कॉलम्स बनाने पड़ेंगे और साथ साथ इसमें स्टील को भी बढ़ाना पड़ेगा, जिससे ये अनइकोनॉमिकल हो जाएगा या अधिक खर्चीला हो जाएगा। इस कारण से ऐसे में ट्रस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जब क्षेत्रफल बहुत अधिक कवर करना हो, वही ऊपर वाली चीज़ है, जब आप अधिक क्षेत्रफल कवर करना है तो ट्रस आपकी हल्की भी रहेगी और ज़्यादा एरिया कवर कर लेगी। जब अधिक आबंधित क्षेत्र की आवश्यकता हो, जैसे औद्योगिक भवन, सिनेमाघर, कार्यशाला, फैक्ट्रियाँ आदि। ये चीज़ आपने खुद भी देखा होगा कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, बड़े हॉल, इन सब के अंदर ट्रस का ही प्रयोग होता है।
छत का प्रयोग कम ही होता है। छत का प्रयोग इसलिए नहीं होता है कि आपको अगर एक बड़ी सी स्लैब बनानी है किसी बड़े स्पैन की, तो आपको हर थोड़ी दूरी पर इसमें कॉलम्स देने पड़ेंगे, ठीक है। अदरवाइज इसमें झुकाव होगा और ये छत फेल हो सकती है। इसी कारण से हम ट्रस बनाते हैं। ट्रस में ये अनऑब्स्ट्रक्टेड एरिया आपको मिल जाता है। कैसे? कि जैसे आपने ट्रस बनाई और इसके सिर्फ इस एंड पे और इस एंड पे आपको सपोर्ट देना है बस, इसके बाद बीच का पूरा एरिया आपको फ्री मिल जाता है। यहाँ पर किसी कॉलम को देने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए छत से में ट्रस का प्रयोग ज़्यादा होता है जहाँ पे स्पैन बड़ा होता है, ठीक है। पहाड़ी क्षेत्र में जहाँ वर्षा तथा बर्फ़ होती है, बिल्कुल अगर नॉर्मल स्लैब बनाएंगे ऐसे केस में, तो बर्फ़ आपकी अगर गिरी तो इसी पे इकट्ठा हो जाएगी। जबकि अगर आप एक ट्रस बनाएंगे तो आपकी वो बर्फ़ गिरने के बाद या बरसात अगर जहाँ पर अधिक हो रही है तो वहाँ पर वो अपने आप ही नीचे की तरफ उतर जाएगी। यहाँ पर ईव गटर्स बनाते हैं जिसमें वो पानी जाके इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला रूफ ट्रस के कुछ मेंबर्स की बात कर लें। ट्रस या कैंची में प्रयोग होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर्स जिनके द्वारा आपका आगे ज़रूरत पड़ने वाली है आपको। छत कैंची में मुख्यतः 2 प्रकार के अवयवों का प्रयोग किया जाता है। पहली श्रेणी के अवयव संरचनात्मक भार को सहारने के तथा उन्हें सफलतापूर्वक वितरित करने का कार्य करते हैं, जबकि दूसरी श्रेणी के अवयव स्थिरता प्रदान करते हैं। देखिए ये कुछ इस तरीके से है कि जैसे आपकी ट्रस है, ठीक है। तो इस ट्रस में जनरली 2 टाइप से क्लासीफाई होता है, एक प्राइमरी मेंबर और एक सेकेंडरी मेंबर, ठीक है। प्राइमरी मेंबर को स्ट्रक्चरल मेंबर भी कहते हैं और दूसरे जो सेकेंडरी मेंबर्स होते हैं उन्हें हम लोग सपोर्टिव मेंबर्स भी कहते हैं। प्राइमरी मेंबर्स क्या हैं? जैसे कि आपका ये मेन बीम है तो ये आपका प्रिंसिपल राफ्टर है, ठीक है। जिस पे अभी मैं दिखा रहा हूँ ये मेरा प्रिंसिपल राफ्टर है, ये वाला, ठीक है। तो ये आपका प्राइमरी मेंबर है क्योंकि इस पे आपका कंप्रेसिव फोर्सेज आ रहे हैं, ठीक है, और नीचे इस पे टेंसाइल फोर्सेज आ रहे हैं। तो ये आपके मेन मेंबर हैं। अब ये ऐसे तो नहीं रुक सकते, तो इनको सहारा देने के लिए यहाँ पर एक वर्टिकल टेंसाइल बार या सैग बार दी जाती है, ठीक है। उसके अलावा आप इसको और सपोर्ट देने के लिए यहाँ पर और बार्स देते हैं। तो ये जो हैं ये आपके सब सेकेंडरी मेंबर्स हैं और ये आपके जो है प्राइमरी स्ट्रक्चरल मेंबर्स हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल लोड यही लेते हैं, बाकी सब इसको सपोर्ट देने के लिए, सहारा देने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सरल भाषा में कहा जाता है कि दूसरी श्रेणी सेकेंडरी मेंबर्स के सदस्य संरचनात्मक अवयवों को अपनी स्थिति में बनाए रखने का कार्य करते हैं एवं बाहर आने पर मजबूती दृढ़ता प्रदान करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, सेम वही चीज़ है कि एक ट्रस के अंदर मेन मेंबर्स हैं, ये ऊपर प्रिंसिपल राफ्टर और नीचे टाई, मेन टाई बार, और उसके बाद ये जो हैं सारे अंदर के सपोर्टिव मेंबर्स हैं, ठीक है। इसके कुछ नाम भी हैं, नाम जान लें। ऊपरी वाले जो होते हैं उसको कहते हैं टॉप कॉर्ड मेंबर्स। ये आपके हैं टॉप कॉर्ड मेंबर्स, ठीक है, टॉप कॉर्ड मेंबर्स। ये जो नीचे वाले हैं ये हैं बॉटम कॉर्ड मेंबर्स, और जो ये बीच में है ये हैं वेब मेंबर्स, ठीक है, वेब मेंबर्स, ठीक। मैं एक फिगर के माध्यम से भी आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए वेब मेंबर्स, टॉप कॉर्ड मेंबर्स और बॉटम कॉर्ड मेंबर्स। ये जो नीचे की मेन टाई बीम है ये बॉटम कॉर्ड मेंबर है, ये जो ऊपर की टाई बीम्स है प्रिंसिपल राफ्टर है, ये टॉप कॉर्ड मेंबर है, और ये जो अंदर के हैं सारे ये सारे वेब कॉर्ड मेंबर्स हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपकी ट्रस में यूज़ होती हैं, इसको पता होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज इसके बिना आप ट्रस का कंस्ट्रक्शन तो कर लेंगे बट जब उसकी नेमिंग करनी होगी तो आप गलतियाँ कर जाएंगे, और इसमें भी काफ़ी नंबर कटते हैं। तो टर्मिनोलॉजी की बात करें तो पहला है पार्ट या विस्तार। अब आपने आरसीसी में इससे पहले ही पढ़ा होगा, पार्ट या विस्तार क्या होता है। क्लियर स्पैन होता है सपोर्ट के अंदर से अंदर, और इफेक्टिव स्पैन होता है सपोर्ट के सेंटर से सेंटर, ठीक है, वही चीज़ है इसमें। ट्रस सामान्यतः दीवारों अथवा स्तंभों पर आधारित होती है। दीवारें अथवा स्तंभों के बीच की क्षैतिज दूरी या पार्ट विस्तार कहलाती है। दीवार से दीवार अथवा स्तंभ तक की प्रत्यक्ष दूरी प्रत्यक्ष पार्ट कहलाती है। कैंची के दीवारों पर चढ़ाव के मध्य से मध्य की क्षैतिज दूरी इफेक्टिव स्पैन, ठीक है। तो क्लियर स्पैन और इफेक्टिव स्पैन। इसके बाद देखिए उठान या राइज क्या होता है कि जैसे आपकी ये ट्रस है, ठीक है, ये ट्रस की आपकी मेन टाई बीम और ये दोनों प्रिंसिपल राफ्टर हैं। ये जो हाइट होती है इसी को उठान या राइज कहते हैं, ठीक है। ये जितना ज़्यादा होगा उतना उठान ज़्यादा कहा जाएगा। उठान अधिक होने से क्या होगा, नुकसान ये होगा कि पहले तो इस पर वायु का दाब बढ़ जाएगा, ठीक है। जब हवा चलेगी तो इस पर वायु का दाब बढ़ेगा, ठीक है, और इसमें मटेरियल भी अधिक लगेगा। जो आप इसमें अंदर मेंबर्स लगाएंगे उनकी भी लेंथ बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से मेंबर्स अधिक लगेगा और इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है। बट इसको अधिक करने से एक फ़ायदा भी है। फ़ायदा क्या है, देखिए जब आप कोई ट्रस इस टाइप से बनाते हैं तो इसके साइड में सपोर्ट्स देते हैं, ठीक है। आप इसको जितना छोटा बनाएंगे उतना इन पे
लोड बढ़ेगा और ये बाहर की तरफ को भागने की टेंडेंसी रखेंगे, ठीक है। जितना इसको ऊंचा कर देंगे उतना ये टेंडेंसी भागने की कम होती चली जाएगी और आप पर ये इधर इस सपोर्ट पे आने वाला दाब कम हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, जितना ज़्यादा खड़ा रखेंगे उतना बरसात होने की वजह से आपका ये जो मेंबर है उस पर आने वाला पानी तेज़ी से बह जाएगा और लीकेज वीकेज की संभावनाएं खत्म या बहुत कम हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हो गया उठान या राइज, ठीक। इसके बाद अगला है छत का ढाल या पिच्ड स्लोप। छत की ढालू सतह का क्षैतिज कोण छत का ढाल कहलाता है। छत का ढाल साधारणतः 20 से 45 डिग्री रखा जाता है तथा निम्न तत्वों पर निर्भर करता है: पाट की चौड़ाई, वर्षा व हिमपात की तीव्रता, क्षेत्र में वायु की गति और छत आवरण पदार्थ, ठीक है। तो इन चीज़ों पर डिपेंड करता है कि आप छत का जो आपकी जो स्लोप है ट्रस का, उसको आप एंगल क्या रखेंगे, ठीक है। जनरली इसको 20 से 45 रखा जाता है, पर हम आसान भाषा में इसको 30 डिग्री तक मान लेते हैं, ठीक है। 30 डिग्री से ज़्यादा भी नहीं करते, 30 डिग्री से कम भी नहीं करते, क्योंकि ये जो कंडीशन है ये बहुत स्पेशल कंडीशन में यूज़ होता है। अदरवाइज आप जनरल में 30 डिग्री इसको मान सकते हैं, ठीक है। और ये डिपेंड किन चीज़ों पर करता है इसको याद कर लीजिए: पाट की चौड़ाई, वर्षा व हिमपात की तीव्रता, क्षेत्र में वायु की गति, छत आवरण पदार्थ, ठीक है। इसके बाद अगला देखें, मुख्य राफ्टर, प्रिंसिपल राफ्टर। यह कैंची की ऊपरी ढालू कड़ी है, दो कैंचियों के बीच के रिक्त स्थान को छोटे छोटे खंडों में बांटने के लिए, ताकि इसके ऊपर का आवरण बिछाया जा सके। देखिए, इस चीज़ को मैं आपको ड्राइंग में बहुत अच्छे से समझाऊंगा प्रिंसिपल राफ्टर क्या होता है। मेरा इन टर्मिनोलॉजीज़ को लेने का रीज़न ही यही था कि मैं आपको पहले ये बता सकूँ कि इनसे आप इंट्रोड्यूस हो जाएँ, तभी मैं आपको ट्रस्ट का मेन पार्ट ड्राइंग स्टार्ट करूंगा। अदरवाइज जब आपको इनके मेंबर्स के बारे में पता ही नहीं होगा तो इसको ड्राइंग कैसे बनाएंगे। तो प्रिंसिपल राफ्टर क्या होता है, जो आपकी ये मेन बार होती है ऊपर वाली, इसी को प्रिंसिपल राफ्टर कहते हैं, ठीक है। ये एंगल सेक्शन होता है, ऐसा एल सेक्शन में होता है, ये अनइक्वल भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, इसी को हम प्रिंसिपल राफ्टर कहते हैं, ठीक है। अगले पर चलें, पर्लिन व साधारण राफ्टर। ये पिछले वाले की लाइन है, पर्लिन व साधारण राफ्टरों की व्यवस्था की जाती है। पर्लिन मुख्य राफ्टरों के ऊपर ही लगाई जाती है, मुख्य राफ्टर पर संपीड़न प्रतिबल आते हैं, ठीक है। इसमें पर्लिन का नाम आया है। पर्लिन एक्चुअल में क्या होता है, पर्लिन इसके ऊपर एक ऐसा लगा एल शेप का एक मेंबर होता है और कुछ नहीं। ये जो इसके ऊपर कॉमन राफ्टर बिछाया जाता है उसको इससे दूर रखने के लिए और इसको सपोर्ट देने के लिए पर्लिन बिछाया जाता है, ठीक है। पर्लिन भी अभी आगे ड्राइंग में आएगा, तब मैं आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ठीक है। इसका बाद अगला है पर्लिन्स, ठीक। दो परस्पर कैंचियों को संबद्ध करने के लिए कैंची की अविलंब दिशा में लगाई जाने वाली क्षैतिज कड़ियाँ पर्लिन कहलाती हैं। इन्हें मुख्य राफ्टर से ऊपर लगाया जाता है। पर्लिन का एक सिरा कैंची व दूसरा सिरा दीवार पर अथवा दोनों सिरे कैंचियों पर टिके होते हैं। पर्लिन का खंड कैंचियों के केंद्र से केंद्र तथा पर्लिन के बीच की दूरी पर निर्भर करता है, ठीक है। पर्लिन है क्या? पर्लिन कुछ नहीं है, पर्लिन एक एंगल सेक्शन है बस, जो कि प्रिंसिपल राफ्टर के ऊपर लगाया जाता है। इसे प्रिंसिपल राफ्टर है तो इसके ऊपर ऐसा एक एल शेप का मेंबर लगा होगा, ऐसे इस टाइप से खड़ा हुआ, ठीक है। इसी को कहते हैं पर्लिन, ठीक। ये निर्भर करता है इसके ऊपर कितना लोड आ रहा है, उसी हिसाब से पर्लिन की दूरी घटाई या बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। और पर्लिन को सपोर्ट देने के लिए क्लीट एंगल और लगता है, अभी आगे आएगा मैं बताऊंगा, ठीक है। अगला है गुटका, क्लीट और क्लीट एंगल। ये लकड़ी अथवा इस्पात का टुकड़ा होता है जिसे प्रिंसिपल राफ्टर पर कील, पेंच अथवा बूंद से जड़ दिया जाता है। इसका कार्य पर्लिन को इसकी ठीक स्थिति में बनाए रखना है। इस प्रकार गुटका पर्लिन व मुख्य राफ्टर के संधि स्थल पर लगाया जाने वाला टुकड़ा है। देखिए ये है क्या, जैसे आपने मान लीजिए एक मेंबर बना दिया, प्रिंसिपल राफ्टर बना दिया, या आपका पर्लिन लग गया इस टाइप से, ठीक है। पर्लिन ऐसे एल शेप के एंगल सेक्शन होते हैं, पूरे में लगते हैं, ठीक। इसके ऊपर कॉमन राफ्टर पड़ गया। अब जब इस पर लोड आएगा, क्योंकि ये तिरछा है तो ये नीचे की तरफ जाने की टेंडेंसी रखेगा कॉमन राफ्टर, और पर्लिन भी साथ में खिसक सकता है। तो इसको खिसकने से रोकने के लिए एक एंगल सेक्शन यहाँ पर और लगाते हैं जो कि नीचे कॉमन राफ्टर से जुड़ा होता है। तो ये इसको नीचे आगे की तरफ खिसकने से रोकता है। पहले यहाँ पर लकड़ी के गुटके लगा दिए जाते थे, इसीलिए यहाँ पर गुटका वर्ड का प्रयोग किया गया है। पहले यहाँ पर लकड़ी के गुटके लगा दिए जाते थे ताकि नीचे की तरफ को ना खिसके। तो पर्लिन को सपोर्ट देने के लिए क्लीट एंगल लगाए जाते हैं ताकि पर्लिन खिसक के नीचे को ना आए, ठीक है। इसके बाद अगला साधारण राफ्टर, कॉमन राफ्टर। ये लकड़ी अथवा इस्पात की कड़ियाँ होती हैं जो शीर्ष गुटके से ओल्ती तक लगाई जाती हैं। छत आवरण के लिए बेटन या तख्ते स्थिर किए जाते हैं। ऊपर की तरफ के ये काठी गुटके से जुड़े होते हैं। इन्हें 30 से 45 सेंटीमीटर के अंतरालों पर डाला जाता है। इन राफ्टरों पर छत आवरण के लिए तख्ते स्थिर किए जाते हैं। ये क्या है, जैसे आपके पास एक ये प्रिंसिपल राफ्टर है, ठीक है। मैं ट्रस का आधा पार्ट बना रहा हूँ, इसके ऊपर आपने पर्लिन लगा दी है, ठीक है, और पर्लिन को सपोर्ट दे दिया यहाँ पर आपने क्लीट एंगल से, ठीक। अभी पर्लिन खिसकेंगे नहीं, तो इसके ऊपर हम एक एंगल सेक्शन और डालते हैं।
इसी को कहते हैं कॉमन राफ्टर। इसी कॉमन राफ्टर के ऊपर आपकी जीआई शीट या कि आपका कवर पड़ता है, ठीक है। प्रिंसिपल राफ्टर पे कोई जीआई शीट नहीं पड़ती है, पर्लिन कॉमन राफ्टर उसके ऊपर आपकी जीआई शीट पड़ती है। यही है आपके कॉमन राफ्टर, ठीक है। इसके बाद अगला है शीर्ष गुट का रिज एंड रिज पीस। ढालू छत की शीर्ष रेखा जहाँ पर साधारण राफ्टर मिलते हैं शीर्ष रेखा कहलाती है, ठीक है। ये क्या है, जहाँ आपका ये ट्रस इस तरीके से आके मिलती है ना, ये है आपकी रिज लाइन, ठीक। इसी को कहते हैं रिज लाइन और रिज पीस इसी पर होता है, ठीक है। इसके ऊपर एक कैप लगा देते हैं ताकि वाटर की लीकेज ना हो, इसी को रिज कैप कहते हैं। और अगर आप इसकी लेंथ में देखेंगे ट्रस के पीछे तक, तो ये जो लाइन होगी इसी को रिज लाइन कहेंगे, ठीक है। इसके बाद शीर्ष टोपी रिज कैप यही है कि यहाँ से बरसात को अंदर आने से रोकने के लिए कैप लगा दी जाती है दोनों प्रिंसिपल राफ्टर के बीच में, उसी को रिज कैप कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला आबंधक ब्रेसिंग। जब हवाओं की गति अधिक हो जाती है तो इसके प्रभाव से छत कैंची के सिरे उखड़ने लगते हैं, अतः कॉलम के साथ दीवार वाले सिरे को मजबूती प्रदान करने के लिए आबंधक ब्रेसिंग का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की छत कैंची के ऊपरी तथा निचले कॉर्ड को भी जोड़ दिया जाता है। ये बाह्य वायुदाब के कारण उत्पन्न विकृति का प्रतिरोध करते हैं। आबंधक और ब्रेसिंग क्या है जो आप अभी तक ट्रस बना रहे हैं, वो ट्रस ऐसा तो है नहीं कि हमेशा नॉर्मल एनवायरनमेंट में रहेगी, हो सकता है कभी आंधी बरसात आ जाए, तो ऐसे केस में ये छत के उड़ने के चांसेस रहते हैं। तो इसको रोकने के लिए प्रिंसिपल राफ्टर और कॉमन राफ्टर को एक बोल्ट से, जे हुक बोल्ट से बांध दिया जाता है, ठीक है। उसी को हम आबंधक या ब्रेसिंग कहते हैं। इसमें लास्ट में एक बोल्ट और लगता है, इसे विंड टाई कहते हैं। ये हवा से उड़ने से बचाता है आपकी छत को, ठीक है। इसी चीज़ को कहते हैं आबंधक या ब्रेसिंग, ठीक है। और ये इसके में जनरली इसमें जे शेप का एक ऐसा बोल्ट होता है जे शेप का होता है, ऐसा एल शेप का होता है, तो इस टाइप के बोल्ट लगा दिए जाते हैं जिससे कि आपकी ये छत उड़े ना, ठीक है। इसके बाद धारण प्लेट, बियरिंग प्लेट। कैंची छत को आधार प्रदान करने के लिए चिनाई दीवार में धारण प्लेट लगाई जाती है। यह एक इस्पात स्टील की धारण प्लेट होती है। इसमें कंक्रीट के बेड ब्लॉक के साथ प्रयोग किया जाता है। इसे एक एंकर बोल्ट की सहायता से जोड़ा जाता है। इसके प्रयोग से चिनाई खराब नहीं होती, यह भार को सुरक्षित रूप से दीवार पर स्थानांतरित कर देता है। होता क्या है, जो आपकी ट्रस है ये आपका प्रिंसिपल राफ्टर का एक पार्ट है, तो इसको सपोर्ट देने के लिए, अभी कहीं तो रुकेगा ना, तो जो वॉल होती है वॉल पर एक बियरिंग प्लेट लगाई जाती है पहले मेटल की, ठीक है। इस बियरिंग प्लेट पर ही आके आपका ये प्रिंसिपल राफ्टर टिकता है। कैसे टिकता है, यहाँ पर गज़ेट प्लेट होती है, ये गज़ेट प्लेट आके इसमें जुड़ती है, ठीक है। और इस गज़ेट प्लेट में बोल्ट्स होते हैं यहाँ पर, तो एक गज़ेट प्लेट इसको जोड़ता है, तो ये बियरिंग प्लेट होती है। इस बियरिंग प्लेट पर ही सारा लोड आता है, जो लोड नीचे वॉल पर या कॉलम पर ट्रांसफ़र होता है। इस कॉलम से अंदर एक रैक बोल्ट लगा होता है। रैक बोल्ट ऐसा बोल्ट होता है जो अंदर जाके फैलता है, मतलब आप बोल्ट को ऊपर से टाइट करेंगे तो उसकी एक स्लीव होती है जो अंदर को फैलती जाती है, तो बोल्ट जाके उसमें टाइट हो जाता है, तो उसी को रैक बोल्ट कहते हैं। और वो बोल्ट इसी जो बियरिंग प्लेट है, इस बियरिंग प्लेट को छत कॉलम से जोड़ रखने के लिए लगाया जाता है, ठीक है। तो वो होती है बियरिंग प्लेट, जिस पर पूरी ट्रस का लोड आता है, और जो प्लेट उस लोड को ट्रांसफ़र करती है नीचे कॉलम के थ्रू फाउंडेशन पर, उसी को बियरिंग प्लेट कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ईव रेखा, ईव लाइन। कैंची रूफ ट्रस के निचले सिरे को मिलाने वाली ईव रेखा कहलाती है। यह छत कैंची के दोनों तरफ स्थित रहती है। यहाँ पर छत का पानी एकत्र करके गटर ड्रेन में बहा दिया जाता है। होता क्या है, देखिए इस टाइप से जो आपकी ट्रस है, अब ट्रस से बरसात में पानी जब नीचे की तरफ आएगा, बिल्डिंग के नीचे की तरफ गिरेगा या फाउंडेशन में जाएगा, धीरे धीरे यहाँ से नमी आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए इसको रोकने के लिए यहाँ पर एक ईव लाइन बनाई जाती है। क्या करते हैं, जो हमारा प्रिंसिपल राफ्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं और यहाँ पर एक बोर्ड लकड़ी का नीचे की तरफ को लटका देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा, इससे 40-45 सेंटीमीटर तक। इससे क्या होता है, जो पानी गिरता है वो एकदम से दीवार की तरफ नहीं जाता, थोड़ा सा दूर आके गिरता है, ठीक है। और इसके बाद यहीं पर एक गटर या एक नाली बना दी जाती है जिसमें पानी इकट्ठा होता है और आगे जाके कहीं बह जाता है, किसी किनारे एक जगह जाके दूर गिर जाता है, मतलब इस बिल्डिंग के फाउंडेशन तक या इसके जहाँ वॉल इसकी ज़मीन के पास है वहाँ तक जाके पानी नहीं गिरता। इसको रोकने के लिए ईव रेखा या ईव लाइन बनाई जाती है। ये छत के पानी को कहीं दूर ले जाके डिस्ट्रीब्यूट कर देती है जिससे कि उसके भवन को नुकसान ना हो, ठीक है। इसके बाद अगला टाइप्स ऑफ फिंक फ्रेंच रूफ ट्रस। देखिए फ्रेंड्स, इसमें भी एक चीज़ थी, मैं देख रहा था तो कई लोगों ने फिंक ट्रस को सिर्फ एक ही ट्रस बना दी, डायमेंशन बता दी और ट्रस हो गई, काम खत्म। ऐसा नहीं होता। ट्रस इसकी दो तरीके की होती है, एक सिंपल फिंक ट्रस होती है, एक कंपाउंड फिंक ट्रस होती है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जो सिंपल फिंक ट्रस है, उसमें आपका सिर्फ एक अंतर होता है कंपाउंड से,
सिंपल फिंग ट्रस्ट में ये वर्टिकल मेंबर जो सेंटर में सैग टाई होती है ये नहीं होती, ये 6 मीटर से कम पार्ट के लिए बनाई जाती है। जो आपकी कंपाउंड फिंग ट्रस्ट होती है उसमें सेंटर में एक सैग टाई भी होती है और नंबर ऑफ मेंबर्स थोड़े से ज़्यादा होते हैं उस वाली ट्रस्ट से जो आपने अभी ऊपर देखी। ठीक है, यही फ़र्क है सिंपल फिंग ट्रस्ट और कंपाउंड फिंग ट्रस्ट में। सिंपल फिंग ट्रस्ट 6 मीटर से छोटे पार्ट के लिए होती है, 6 मीटर से बड़े पार्ट के लिए होती है। ठीक है, तो कंपाउंड फिंग ट्रस्ट के अंदर आप एक वर्टिकल सैग टाई दोगे, सैग टाई के बाद आप एक टेंशन मेंबर दोगे, फिर एक स्ट्रट दोगे, फिर एक टेंशन मेंबर दोगे। इस तरीके से आपका ये लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो आप एक चीज़ से कन्फ्यूज़ ना हो बिल्कुल। जो सिंपल आपका जो आपकी सिंपल फिंग ट्रस्ट है उसके अंदर आपको सपोर्ट के लिए बीच में इस टाइप से सैग टाई देने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ऐसे जो आपकी सिंपल फिंग ट्रस्ट होगी उसमें सिंपली ऐसे 2 इंक्लाइंड टेंशन मेंबर्स आएंगे। ठीक है, उसके बाद ये ऊपर जाके प्रिंसिपल राफ्टर से जुड़ जाएंगे और यही आपका मेन मेंबर है। ठीक है, तो ये है सिंपल फिंग ट्रस्ट और कंपाउंड फिंग ट्रस्ट का डिफरेंस। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्लास में मैं जस्ट इसके साथ ही एक वीडियो और अपलोड करूंगा जिसमें मैं आपको इन सारे मेंबर्स जो भी मैंने आपको बताए हैं इस मेंबर्स को मैं आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शीट के ऊपर करूंगा ताकि आप इसको और आसानी समझ सकें। और फिर उसके जस्ट नेक्स्ट वीडियो में आपको शीट पर ड्राइंग पर फिंग ट्रस्ट किस प्रकार से बनाई जाती है, फिंग ट्रस्ट में स्केल किस किस तरीके के यूज़ होते हैं, फिंग ट्रस्ट में कितने प्रकार के आप डायमेंशंस या जो चीज़ों में दिक्कत आती है उसको आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, स्केल क्या लेना है, फिंग ट्रस्ट कैसे बननी है, मैं आपको पूरी प्रॉपर ड्राइंग करके दिखाऊंगा। ये एक इंट्रोडक्शन क्लास थी ताकि आप ट्रस्ट से फेमिलियर हो जाएं, क्योंकि मैं वो काम नहीं करना चाहता कि आपको मैं सिर्फ सीधे पहली क्लास में ट्रस्ट बना के दिखा दूं। मैं तो बना लूँगा पर जब उसको स्टूडेंट्स बनाने जाएंगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है कि ये देखने में बहुत आसान लगता है पर बनाने में कई तरीके की दिक्कतें होती हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं अभी नेक्स्ट क्लास में आपको इसके कुछ मेंबर्स इंट्रोड्यूस कराऊंगा। तो बने रहें चैनल के साथ और चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, इसके अलावा मैं सिविल सेकेंड ईयर की आरसीसी ड्राइंग, सिविल फर्स्ट ईयर की ऑटोकैड और सिविल फाइनल ईयर में स्टील ड्राइंग तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ। इसके अलावा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इन सिविल इंजीनियरिंग ये भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अभी ऑटोकैड जो सिविल फर्स्ट ईयर वाला है वही मेजर पार्ट है सिविल फाइनल ईयर का भी, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वाले सब्जेक्ट का। तो वो जब खत्म हो जाएगा उसके बाद बाकी बचे हुए सॉफ्टवेयर पे ही मैं फोकस करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब फिंग रूफ ट्रस्ट को ग्राफिकली समझ लेते हैं, किस तरीके से इसके कंपोनेंट्स कहाँ कहाँ होते हैं और किस तरह से आप इनको डिनोट करेंगे। देखिए फिंग रूफ ट्रस्ट, ठीक है, ये है कंपाउंड फिंग रूफ ट्रस्ट क्योंकि इसमें एक वर्टिकल सैग टाई दी हुई है। ठीक, तो यहाँ जो मैंने फिंग रूफ ट्रस्ट ली है इसके डायमेंशंस आप साइड में देख पा रहे होंगे। तो इस डायमेंशंस को मैंने 1:25 के स्केल पे चेंज करके ये ट्रस्ट बनाई है। इसके अगले वीडियो में मैं आपको ट्रस्ट प्रॉपरली बना के दिखाऊंगा किस तरीके से आपको ट्रस्ट ड्रॉ करनी है। यहाँ पर मैं सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ट्रस्ट किस टाइप से दिखती है और आप ट्रस्ट को बनाने से पहले स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको एक रेड लाइन दिख रही है, ये रेड लाइन, ये वर्टिकल लाइन, ये रेड लाइन इसकी सेंटर लाइन है। ट्रस्ट हाफ इधर होगी, हाफ इधर होगी। ट्रस्ट में मोस्टली आपको क्लियर स्पैन दे रखा होता है, तो इसका क्लियर स्पैन 12 मीटर का है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो उस 12 मीटर में से 6 मीटर का मैंने हाफ स्पैन लिया। बनाने की स्टार्टिंग करते समय आप सबसे पहले एक सेंटर लाइन लेंगे, ठीक है, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे। इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर आपको सेंटर लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन से सेंटर लाइन आपकी जितनी भी स्केल पर है उससे सेंटर लाइन खींच लेनी है। ठीक है, अब देखिए शुरू से स्टार्ट करते हैं। ये जो सेंटर लाइन है, इस सेंटर लाइन से आप देख रहे होंगे ये जो एक मेंबर है, ये वाला मेंबर जिसको मैंने मेन टाई लिख रखा है, ये मेन टाई सेंटर लाइन से थोड़ी सी ऊपर जा रही है। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है, ये मेन टाई सेंटर लाइन से थोड़ी सी ऊपर या 5 डिग्री ऊपर जाती है। ठीक है, वो 5 डिग्री ऊपर इसलिए जाती है कि जब इस पर ऊपर से लोड पड़ता है तो हम एक नेगेटिव फोर्स तैयार करते हैं जिससे कि जब वो नीचे की तरफ को दबे तो न्यूट्रल आए पहले, न्यूट्रल के बाद सैग हो। ठीक है, तो इससे हमें थोड़ा सा लेवरेज और मिल जाती है। तो 5 डिग्री हम ऊपर रखेंगे अपनी जो मेन टाई है उसको। ठीक है, मेन टाई कभी कभी लोग एकदम स्ट्रेट बना देते हैं पूरी एक, ठीक है, सिंगल मेंबर से। फ्रेंड्स ये 12 मीटर लंबा ट्रस है, 12 मीटर लंबा ट्रस में 12 मीटर का एक मेंबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो मेंबर आपके अलग अलग ही होंगे। तो आपको इक्वल पार्ट्स में जितने भी मेंबर्स, आपको जनरली 3 मेंबर 4 मेंबर्स की होती है, तो 1 2 3 इस तरीके से आपको डिवाइड कर लेना है और इक्वल मेंबर्स बनाने हैं। तो जो आपका पहला मेंबर होगा वो 5 डिग्री उठेगा, उसके बाद हॉरिजॉन्टल, और अगला वाला फिर 5 डिग्री इंक्लाइनेशन पे जाके अपने एंड पॉइंट से जैसे यहाँ है वहाँ जाके मिल जाएगा। ठीक है, ट्रस हमेशा हाफ ही बनाते हैं क्योंकि जैसे ही इधर है वैसे ही उधर है और ये ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। एग्जाम टाइम में आपको टाइम इतना मिलता नहीं, तो इसको बचाने के लिए हम इसको हाफ में ही बनाते हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए
यहाँ पर इसका क्लियर स्पैन है 12 मीटर, मैंने हाफ लिया तो 6 मीटर, ठीक है। ये 6 मीटर यहाँ से यहाँ तक है। यहाँ जो आप सपोर्ट देख रहे हैं ये वॉल है एक्चुअल में, ठीक है। इस वॉल पर यहाँ पर एक रैक बोल्ट लगा हुआ है। रैक बोल्ट कुछ इस टाइप का बोल्ट होता है, ठीक है। ये अंदर जाके थोड़ा सा एक्सपेंड होता है, जिसके बाद ये जाके वॉल के अंदर ठीक से इसको पकड़ लेता है, ठीक है। उस रैक बोल्ट के ऊपर यहाँ बेस प्लेट लगी हुई है, मैं बना के दिखाऊंगा तब आपको और क्लियरली दिखेगी। बेस प्लेट मेटल की बेस प्लेट है, वो बेस प्लेट के बाद नीचे रैक बोल्ट है और रैक बोल्ट के नीचे सीमेंट कंक्रीट है 1:2:4 की, ठीक है। इसके बाद जो आप ये वॉल की थिकनेस देख रहे हैं, ये वॉल की थिकनेस भी दी होती है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। 40 सेंटीमीटर के बाद जो आपका यहाँ पर्लिन आगे को, सॉरी प्रिंसिपल राफ्टर आगे को निकला हुआ है, उसकी डिस्टेंस है 45 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपकी है जो नीचे वाला मेंबर, ये है मेन टाई, ठीक है। ये आपका है वॉल सपोर्ट या फिर कॉलम सपोर्ट। यहाँ पर कॉर्नर पे जो आप ये देख रहे हैं ये है आपकी गसेट प्लेट, ठीक है। गसेट प्लेट, ये सारी गसेट प्लेट हैं, ये यहाँ पर यहाँ पर ये ऊपर, ये सारी आपकी गसेट प्लेट है, ठीक है। गसेट प्लेट इन सारे मेंबर्स को एक साथ जोड़ने का काम करती हैं। तो नीचे आपकी मेन टाई हो गई। मेन टाई के बाद ये वर्टिकल जो मेंबर है ये सैग टाई है, इसको सस्पेंडर भी कहते हैं। ये टेंशन मेंबर होता है, ये इस मेन टाई को खींचे रहता है ऊपर की तरफ ताकि ये नीचे को ना झुकने पाए, ठीक है। तो एक ये मेन टाई हो गई, ठीक। इसके बाद आप जो और मेंबर्स देख रहे हैं इसमें देखिए यहाँ पे लिख रखा है टाई, स्ट्रट, टाई, स्ट्रट, टाई, स्ट्रट। तो जितने भी स्ट्रट हैं वो सारे कंप्रेशन मेंबर हैं, उन पे सारे कंप्रेसिव फोर्सेस आ रहे हैं, और जितने भी टाई हैं वो सारे टेंसाइल मेंबर्स हैं, उन पे टेंसाइल फोर्सेस आ रहे हैं, ठीक है। जो हमने टाई को गसेट प्लेट से या स्ट्रट गसेट प्लेट से जोड़ा है उसमें हमने 3 रिवेट्स लगाए हैं, ठीक है। 3 रिवेट्स से कम नहीं लगाएंगे, अदरवाइज उसमें टर्निंग मोमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो 3 रिवेट 4 रिवेट वो डिजाइनिंग पर डिपेंड करता है आप कितने रिवेट्स उसमें लगाते हैं, ठीक है। तो मेन टाई हो गए, ये अंदर के मेंबर्स हो गए। अब इसके बाद जब आप ऊपर बढ़ेंगे तो जो ये आप पहली 2 लाइन देख रहे हैं यहाँ वाली, देखिए ये है प्रिंसिपल राफ्टर, ठीक है। ये नीचे वाला, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की जो थिकनेस है, इस थिकनेस को कहते हैं प्रिंसिपल राफ्टर। ये मैंने लिया है, आप इधर देख पा रहे होंगे 75x65x8 mm का, ठीक है। इसमें क्या है कि 75 एक ये थिकनेस है, ठीक। दूसरी थिकनेस है 65 और जो इसकी मोटाई है वो है 8 mm, ठीक है। एक लेग इसका 75 है, एक लेग 65 है और थिकनेस है 8 mm, ठीक है। ये हो गया आपका प्रिंसिपल राफ्टर। प्रिंसिपल राफ्टर के ऊपर जो आप ये देख रहे हैं ये एक सिंबल सा एल शेप का बना हुआ, ये मैंने यहाँ अलग से बना के दिखाया है। ये है आपका पर्लिन और क्लीट एंगल। पर्लिन क्या है, ऐसे ऊपर एक एल शेप का है, ठीक है, और उसके नीचे क्लीट एंगल है, उसके नीचे ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक। ये दोनों आपस में बोल्ट से जुड़े रहते हैं और यहाँ एक वर्टिकल बोल्ट होता है जो प्रिंसिपल राफ्टर को जोड़े रखता है। मैंने अभी पीछे वाले में बताया था कि पर्लिन क्लीट एंगल के नीचे इसलिए लगाते हैं ताकि पर्लिन नीचे की तरफ को खिसके ना, इसको रोकने के लिए हम यहाँ पर क्लीट एंगल लगा देते हैं, ठीक है। ये हो गया क्लीट एंगल। क्लीट एंगल के बाद आप देखेंगे तो ऊपर आपको 3 लाइन्स और दिखेंगी, 1, 2 और 2 लाइन पास पास दिखेंगी। जो ये 2 लाइन है दूर वाली, ये है कॉमन राफ्टर, ठीक है। कॉमन राफ्टर के ऊपर है GI शीट 5 mm की। तो कॉमन राफ्टर की डायमेंशन ये देखिए, कॉमन राफ्टर 75x65x8 mm, ठीक है। उसके बाद GI शीट है 5 mm थिक, ठीक। तो ये इनकी नेमिंग हो गई मेन कंपोनेंट्स की, प्रिंसिपल राफ्टर, उसके बाद पर्लिन और क्लीट, फिर कॉमन राफ्टर, उसके बाद ऊपर आई GI शीट, ठीक है। उसके बाद ये सेंटर 25 सेंटीमीटर की GI रिज कवर है। ये GI रिज कैप भी कहते हैं इसको, ठीक है। ये कैप एक्चुअल में क्या है, ये कुछ नहीं है, बस इसको वाटर को, पानी को अंदर जाने से रोकने के लिए लगाई जाती है, ठीक है। तो ये GI रिज कवर हो गया। ये सेंटर में गसेट प्लेट है जहाँ पर आपकी सारी टाई आके इससे मिल रही है, ठीक है। तो ये इसके कुछ मेन कंपोनेंट्स हो गए। इसके बाद अगर आप फिंक रूफ ट्रस, ये कंपाउंड वाली है, अगर आप प्लेन रूफ ट्रस बनाएंगे या फिर सिंपल फिंक रूफ ट्रस बनाएंगे तो उसमें ये सेंटर वाला सस्पेंडर या फिर सैग टाई नहीं आएगी, सिर्फ ये इंक्लाइंड मेंबर्स आएंगे और इंक्लाइंड मेंबर्स के नंबर्स कुछ कम होंगे, ठीक है। ये आपकी 6 और 6 12 मीटर की ट्रस है, इस कारण से इसमें मैंने एक सेंटर में एक सैग टाई दिया है, इसीलिए इसको कंपाउंड फिंक ट्रस कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें और कुछ ऐसा रह नहीं गया। अगर आपको कुछ कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दिखे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके लिए आपको अब इसकी पूरी ड्राइंग किस तरीके से बनती है फिंक रूफ ट्रस की, वो लेके आऊँगा। इंट्रोडक्शन को प्लीज़ पूरा देखें। सो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा फिंक रूफ ट्रस कि किस टाइप से ड्राइंग, उसके कंपोनेंट्स, मेजर कंपोनेंट्स और टर्मिनोलॉजी के बारे में जाना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल को लाइक करें क्योंकि इस पर आपको सिविल इंजीनियरिंग के और सब्जेक्ट्स भी मिलेंगे। इसके अलावा मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के मेन सब्जेक्ट्स भी हम इस पर कवर कर रहे हैं।
क्योंकि इस बार लॉकडाउन की वजह से सेमेस्टर थोड़ा सा लेट हो रहा है और हो सकता है आपके एग्ज़ाम्स अब डायरेक्टली एग्ज़ाम्स ही हों, तो आपको अब ऑफलाइन क्लासेस का टाइम ना मिले। सो इसलिए हम इस बात का पूरा ध्यान रखते हुए टाइमली क्लासेस को कंप्लीट कर रहे हैं और आपका सिलेबस पूरा करवा रहे हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए इसकी ड्राइंग लेके आऊँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।